नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सुमित सर किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से ये सेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के लिए मुझे मिली है। आज डेट हो गई है 25 जुलाई 2026 और हमारे पास में आज टोटल 3 आर्टिकल्स हैं। पहला जो आर्टिकल रहेगा ना, वो है बिजनेस लाइन से, जिसमें जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको फिजिकली साइकोलॉजिकली कई चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, उनका स्कूल एजुकेशन में किस तरीके से पार्टिसिपेशन बहुत कम है हमारे देश में। तो ये सीधा है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ हम चाहते हैं, विकसित भारत जो हम चाहते हैं, वो सपने हमारे तभी पूरे हो पाएंगे जब इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम साथ लेके चलें, बच्चों का एजुकेशन के साथ में जुड़ाव इंश्योर करें, उनसे उससे उनका एम्पावरमेंट भी होगा और एक सोशल जस्टिस भी इंश्योर होगी। समझेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे विमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विमेन लेबर फोर्स का किस तरीके से विकसित भारत और हमारा जो डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का सपना है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और हमें इस पे काम भी करने की जरूरत है। और तीसरा आर्टिकल है कि देखो, आज के टाइम पे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम यूं करते हैं कि हमने हमारी एम्बेसी कहीं पे खोल दी, है ना, आउट ऑफ इंडिया एम्बेसी खोल दी, हमारे हमारे कमिश्नर्स हमने वहां डिप्लॉय कर दिए, राजदूत हमने वहां डिप्लॉय कर दिए। लेकिन एग्जैक्टली मुद्दा अभी क्या आ रहा है कि जब से वेस्ट एशिया में ये डिस्टरबेंस चालू हुई है ना, तब से जो जहाज पे जाने वाले सी फेरर्स हैं, हमारे जो कर्मी है, जहाज कर्मी, है ना, तो उन लोगों को कोई भी तरीके की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। आए दिन खबर आती है कि अब की बार इस कॉमर्शियल शिप के ऊपर अटैक हो गया, इतने इंडियंस हैं, जान चली गई, इतने इंडियंस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या वहां पर किसी एक देश की ज्यूरिसडिक्शन है जिसके चलते उन इंडियन नेशनल्स को या भारतीय नागरिकों को या भारतीय लोगों को जो जहाज पे काम कर रहे थे उनको प्रोटेक्शन दी जा सके? तो उसके लिए क्या किया जाए, समझेंगे पूरा डिटेल में। तो 3 आर्टिकल से बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा सेशन रहने वाला है। अब देखो सॉरी, आपको रिक्वायरमेंट होगी पीडीएफ की। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको देखो पीडीएफ शेयर करा दी जाती है, ठीक है। चलिए, अब देखो, पहला आर्टिकल है हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जीएस पेपर 2 में इश्यू रिलेटेड टू एजुकेशन, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल जस्टिस में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, मुद्दा जो है कुछ ऐसा है, हमारे देश में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की अगर संख्या देखें तो वो लगभग लगभग 98.8 लाख है। इतना लगभग पॉपुलेशन है। उनमें से स्कूल्स में एनरोलमेंट है केवल 21.66%। इफेक्टिवली अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 22% के लगभग आ जाएगी। सोचो, 78% जो स्टूडेंट्स हैं, जो या बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशल नीड में हैं, ठीक है, वो स्कूल में ही नहीं पहुंच पा रहे, तो उनकी कमजोरी को और ज्यादा कमजोर होते हुए हम देख सकते हैं। तो यहां पर हमें समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, क्या होते हैं CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? देखो, वो बच्चे जिनको सीखने के लिए, समझने के लिए और चलने के लिए, अपनी फिजिकल मूवमेंट करने के लिए कोई अगर बाहरी सहायता की जरूरत पड़े, तो वही बच्चे CWSN की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसमें मेजर कैटेगरी 3 है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है और लर्निंग है। फिजिकल में देखो, पोलियो से ग्रसित कोई बच्चे हो, जिनको दिखाई नहीं पड़े, जिनकी बॉडी मूवमेंट में इश्यू आए, तो वो आ जाएंगे। वहीं पर साइकोलॉजिकल या डेवलपमेंटल में ऑटिज्म स्पेक्टर डिसऑर्डर, ये एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ब्रेन का जो कंट्रोल होता है बॉडी पर, उसकी कमजोरी के चलते जो समस्या पैदा होती है उसमें, जिससे कि बच्चा बोल नहीं पाता, है ना, इंटरेक्ट नहीं कर पाता, बिहेव एकदम प्रॉपर नहीं कर पाता। इसी तरीके से ADHD, ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। इसका मतलब किसी एक काम पर ध्यान देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपना जो काम करना है वो रिपीटेडली करते रहते हैं, तो एक प्रॉपर जो कॉन्शियस मैनर में काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। फिर आता है लर्निंग डेफिसिट में डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया का मतलब पढ़ना और लिखना, रीडिंग और राइटिंग में चैलेंज है, और डिसकैलकुलिया का मतलब हो गया मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। ये कैटेगरीज आ जाती हैं, तब बच्चे ऑटोमेटिकली CWSN कैटेगरी में चले जाते हैं। देखा जाए तो हमारे यहां पर सवाल यह बनता है कि कौन कौन से कानूनी कार्रवाई हुई है
इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए उनकी प्रोटेक्शन के लिए तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 आया था, उसमें 7 तरीके की डिसेबिलिटीज को कंसिडर किया गया। फिर इसको 2016 में एक्सपेंड करते हुए टोटल 21 कैटेगरीज, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम्स, पार्किंसन के जो विक्टिम्स है, पार्किंसन भी एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होता है जिसमें बॉडी में ब्रेन का जो कंट्रोल है वो नहीं रह पाता, तो उनको भी इसमें फिर इंक्लूड किया गया था। फिर उसको एक्ट को बोल दिया राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब ये हमारे पास में डेफिनेशन और लीगल बैकिंग हो गई। इसके अलावा कुछ और काम भी किए गए हैं जिससे कि एजुकेशन को प्रॉपरली इंश्योर किया जा सके सभी बच्चों के लिए। और यहां पर हमारा केस है CWSN का। क्या क्या काम हुआ है एजुकेशन के लिए, आप पॉइंटर्स में देख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया, जिसमें मेन टारगेट तो ये था कि जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल के जो एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे हैं, उन बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दे दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। इसमें जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड थे ना, उनको तो यहां तक कैटेगराइज किया कि 18 साल तक की उम्र तक को उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। सिंपल सी बात है, आप कॉलेज भी फ्री में करिए, लेकिन करवाओ क्यों? एजुकेशन एम्पावर करती है। तो एक तो ये प्रोविजन। दूसरा, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ऑलरेडी हमने देख ली कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे एक्सपेंड कर सकते। पहली चीज तो कि 7 कैटेगरीज पहले थी 1995 एक्ट में, अब 21 कैटेगरीज डाल दी गई है। साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कह दिया कि आप अपने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप करोगे जिससे कि जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनको पढ़ाई में समस्या ना आए। साथ में 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लाया गया, जिसमें ये कहा कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है और इक्विटेबल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सिंपल है कि सोसाइटी में जो लोग कमजोर हैं उनको हमें पीछे नहीं रहने देना है। साथ में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग पे काम किया गया। इसका मतलब सिंपल कि आप अपने स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ऐसा रखोगे ही जिससे कि एक ब्लाइंड अगर स्टूडेंट है तो वो इजीली चल सके, इंडिकेटर्स को फॉलो करते हुए। रैंप्स आपने बना दिए, लेकिन साथ में स्कूल का कैरिकुला और जो एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, जैसे ब्रेल लिपि में बच्चे पढ़ें, उनकी जरूरत है, तो वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग टीचर्स की भी हो और साथ में आपकी लर्निंग भी हो। तो पॉइंट यहां पर ये आ रहा है कि ये चीजें तीनों की तीनों ऐसी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कहते हैं ना लीगल बैकिंग तो प्रोवाइड किया कि कैसे हम हमारे यहां पर जो चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको हम सहायता दे सकते हैं। अब देखो, अभी की जो एक रियलिटी आई है वो अगर देखें तो एक हमारा एजुकेशनल डैशबोर्ड ऑपरेट करता है, दैट इज UDISE प्लस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर चलता है। इस डेटाबेस को जब हम स्टडी करते हैं, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, तब हमें पता पड़ता है कि 1 करोड़ बच्चों में से जो कि CWSN कैटेगरी में है, उनमें केवल लगभग 22 लाख बच्चे ही स्कूल में जा रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी शुरुआत में डिस्कस किया। और उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम किनको आ रही है? लड़कियों को। एक जेंडर डिस्पैरिटी आ रही है कि 100 लड़कियों में से केवल 43 लड़कियां ही अपनी तरफ से कह सकते हैं ना कि स्कूल में एनरोल हो पा रही है ना। जबकि आप देखो 7 कैटेगरीज का जो क्राइटेरिया था उसको आपने 21 में कन्वर्ट कर दिया ना। लेकिन अभी भी एक चैलेंज और आ रहा है कि स्कूल में जब फॉर्म भरा जाता है या बोर्ड एग्जाम्स का फॉर्म फिल किया जाता है तो वहां पर केवल 7 कैटेगरीज का ही ऑप्शन आ रहा है, 21 का नहीं आ रहा। अब आप सोचो कि किसी इंडिविजुअल को एडमिशन लेना है और वो जो शुरुआत 1995 के 7 कैटेगरीज के बियॉन्ड जाकर के उनमें डिसेबिलिटी आ रही है, वो एनरोल अगर करना चाहे तो उसको तो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि अवॉइड किए जा रहे हैं। इसे एक तरीके से फनल इफेक्ट के तौर पे भी देखा जाता है। अगर मैं फनल इफेक्ट को साधारण शब्दों में बताऊं तो बहुत बड़ी एक पूल में से, जैसे मान लो किसी जॉब के लिए इंटरव्यू निकले तो वो फनल इफेक्ट के थ्रू ही निकलता है। फिर फाइनली कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आते हैं, स्टेज बाय स्टेज आगे निकलते हैं और फिर उसके बाद में 1 जना 2 जना जितनी सीटें हैं उनको पास किया जाता है। तो यही फनल इफेक्ट बोले यहां पर भी लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैसे? अब आप देखो, प्राइमरी एजुकेशन के टाइम से जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, मानो 100 बच्चे थे तो 100 बच्चे थे तो उनमें से अपर प्राइमरी में 6ठी से 8वीं क्लास तक की एजुकेशन लेने के लिए कितने बच्चे जाएंगे? ओनली 75%। अब जितना फिगर आपका आ गया 75% का 75 आ गया। उन 75 में से
अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते जाते उस 75 का भी 48% ही रह जाता है, और सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में जाते जाते 46% ही रह जाता है। अब आप देख लो, रिड्यूस होते होते एकदम माइन्यूट फिगर हमारे पास बच जाता है। ये एक तरीके का फनल इफेक्ट हुआ कि नहीं? इसके चलते बोले ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, हमें इसे टैकल करना जरूरी है। इसमें भी जेंडर डिस्पैरिटी मैंने बताया एक बहुत बड़ा कंसर्न है। यहां पर आप देखो, ये एक इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन है, जहां पर पहले तो जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है उनको ऑलरेडी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उनमें भी अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो जेंडर बायस है ही, और साथ में डिसेबिलिटी स्टिग्मा और अटैच हो गया कि ये क्या करेंगे पढ़ करके। तो ये सिनेरियो हमें थोड़ा सा ठीक करना जरूरी हो जाता है। आप देखो, 100 में से केवल 43 लड़कियां ही एडमिशन ले पा रही है स्कूल में, जो CWSN कैटेगरी में आती हैं। लेकिन एक अच्छी चीज बड़ी हाईलाइट की गई है इस आर्टिकल में, कि लड़कियां एक बार स्कूल में पहुंच गई ना, फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बड़ी गजब आती है, जिसके चलते उनकी ड्रॉप आउट रेट जो है वो लड़कों से कम है। इसका मतलब यहां पर एक्सेस बैरियर नहीं है, यहां पर एक्सेस बैरियर हो रहा है, कैपेबिलिटी नहीं है। सिंपल, क्षमता लड़कियों की अच्छी खासी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा, शुरुआत ही नहीं हो पा रही। एक बार शुरुआत तो दो। तो पहला चैलेंज यहां पर लड़कियों के हिसाब से। दूसरा, अंडर रिपोर्टिंग आउटडेटेड सिस्टम। मैंने बताया ना कि 7 कैटेगरीज का ही फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है, जबकि 2016 के एक्ट के बेसिस पे 21 कैटेगरीज हमारे पास होनी चाहिए, है ना? अब आप सोचो, अगर बच्चों को आप कोई काउंटिंग ही नहीं करोगे तो उनके हिसाब से क्या प्लानिंग कर पाओगे? प्लानिंग ही नहीं कर पाओगे तो जो बच्चे बाहर हैं वो बाहर की बाहर ही रह गए। तो एक डेटा कलेक्शन और प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग, उसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर काम किया जाए। की चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्यों 78% तक CWSN जो बच्चे हैं वो बाहर हैं स्कूल से? पहला, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा, हमारे पास में प्रॉपर स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल नहीं है, उनको हमें अप्लाई करना जरूरी है। चाहे फिर वो कैंप लगाएं, गांवों में लगाएं, स्कूल्स में लगाएं, आसपास में जो भी है उनका एक प्रॉपर सर्वे किया जाए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्कूल में जाते हैं, रैंप नहीं मिलते, एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं, टैक्टिकल पाथ जिससे कि इंडिकेटिंग पाथ के चलते कोई ब्लाइंड है, कोई और चैलेंज आ रहा है, तो वो इजीली अपने पाथ पे बिना कोई डिस्ट्रप्शन के पैदल या फिर अपने टूल का यूज करके वो आगे चल सकें। ब्रेल मटेरियल, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसकी कमी है। शॉर्टेज ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स। अब हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एजुकेटर्स की कमी है स्कूलों की अगर बात करें, तो स्पेशली ट्रेन्ड एजुकेटर्स तो आप दूर की बात समझो, तो वो चीज हमें देखनी होगी। सोशल स्टिग्मा मैंने बताया, ये पढ़ के क्या करेंगे भाई? ऑलरेडी जो अपनी जिंदगी में अपने फिजिकल एस्पेक्ट को, अपनी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को लेकर के चैलेंज देख रहे हैं, अगर उनको एजुकेशन मिल जाए तो कितना बेनिफिट हो सकता है, लेकिन चैलेंज है। वीक डेटा सिस्टम, ऑलरेडी हमने देखा, समय समय पर प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन के बेसिस पर रिपोर्ट नहीं बनाई जा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, बातें ऊंची ऊंची कर लो लेकिन फंडिंग का चैलेंज आता है, और ये क्लासिकल हमारा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप है कि भाई हाँ, पॉलिसी बना दी लेकिन एग्जीक्यूशन के अंदर देखा तो पैसे की कमी आ रही है। तो ये की चैलेंजेस आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। गवर्नमेंट ने अभी तक क्या कुछ किया? जी बिल्कुल, 2015 में हमने सुगम्य भारत अभियान, जिसको एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन था, वो चलाया, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप करें जहां पर फिजिकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स इजीली मूव कर सके, चाहे वो पब्लिक बिल्डिंग हो, स्कूल हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। इसके अलावा हमने यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2016 में। पहले तो क्या होता था, हर एक स्टेट में अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड दिए जाते थे, अब एक वन कार्ड टू एक्सेस ऑल बेनिफिट्स, इस कॉन्सेप्ट पे काम किया गया। इससे क्या है कि आप किसी दूसरे स्टेट में चले गए, आपका आईडी किसी दूसरे स्टेट का है, तो आपको वहां पर फिर चैलेंज ना आए। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान 2018, इसमें भी CWSN कंपोनेंट को अच्छे से प्रोटेक्शन, कवरेज दिया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स को अलाउंस दिए गए, उनको फ्री असिस्टिव डिवाइस जैसे कि सुनने वाले डिवाइस हो गए, चश्मे हो गए, ये प्रोवाइड किए गए, और साथ में टीचर्स की डिप्लॉयमेंट के भी प्रोविजन इसमें किए गए। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें इंक्लूजन, मतलब एक तरीके से वही हो गया कि CWSN कैंडिडेट्स को पढ़ाने के लिए कैसी फैसिलिटीज हमें देनी है स्कूल में, वो सारी चीजें ऐड कर दी गई थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहां पर आप गवर्नमेंट की तरफ से कोट कर सकते हैं। लेकिन क्या अभी भी प्रॉब्लम सॉर्टेड है? हमें पता है नहीं। क्या किया जाए वे फॉरवर्ड? नंबर 1,
अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जो चैलेंज है उन्हीं का सॉल्यूशन। कैसे? आंगनवाड़ी और हेल्थ सेंटर पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं से चीजों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दो। अपडेट करो डेटा सिस्टम, जैसे हमने यूडीआईएस ई सिस्टम है हमारा, उसमें 21 कैटेगरीज के बेसिस पे एनरोलमेंट होना चाहिए, ना कि 7 कैटेगरी। वो तो आउटडेटेड हो गया ना कॉन्सेप्ट। अपडेट करो। यूनिवर्सल डिजाइन करने की जरूरत है लर्निंग के लिए। अगेन मैंने बताया कि आपको फिजिकल, साइकोलॉजिकल और लर्निंग तीनों बेसिस पर जो बच्चों को चैलेंज आ रहा है उनको हमें सॉल्व करवाना है। जैसे रैंप बनवाओ, है ना, वॉशरूम एक्सेसिबल बनाओ ब्रेल लिपि के आधार पर, जिसमें वो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स है वो आंखें ना होने के चलते हाथों से समझ समझ करके ही पढ़ लें, है ना। टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स, आजकल तो एआई का जमाना है, यूज किया जा सकता है। टीचर कैपेसिटी भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, टाइमली मैनर पे उनकी ट्रेनिंग हो, और साथ में कम्युनिटी अवेयरनेस भी, लोग भी यहां पर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते दिखे। ऐसा ना सोचे कि फिजिकली चैलेंज्ड है तो ये पढ़ के क्या करेंगे, अरे भाई जरूरत ही उनको सबसे ज्यादा है ना। तो ऐसे में अमर्त्य सेन जी का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, जिसका मतलब सिंपल है कि डिसेबिलिटी है ना, वो तभी बैरियर बन सकती है जब सोसाइटी एक ऐसा एनवायरनमेंट देने में सक्षम ना हो कि वो अपनी क्षमता निर्माण कर सके। तो सीधी बात है, हमें सीधा कैपेबिलिटीज को इनेबल करना है ना। बैरियर्स को रिमूव करने से काम नहीं चलेगा, हमें कैपेबिलिटीज को इनेबल करना है, बढ़ाना है। ये चीज आप समझ सकते हैं। अब देखो, ये अभी भी रेलेवेंट क्वेश्चन है। ऐसे कैसे? ये क्वेश्चन 2017 का आया हुआ है, जब 2016 में ये एक्ट आया था, और उसके नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन, मतलब आप देख सकते हो। पॉइंट इज कि ये आज भी रेलेवेंस में है ये क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो इस स्टेटमेंट को। इसमें फिर वही बातें कि किस तरीके से कैटेगरीज को शिफ्ट किया गया था, है ना। नई कैटेगरीज डेवलप करने की जरूरत है ना। और इसके अलावा पीनल प्रोविजंस का भी इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। खैर ये तो एक्ट स्पेसिफिक पूरी डिटेल होगी, ठीक है। तो उस एक्ट के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से देखो तो ये 2012 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2011 का क्वेश्चन है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अभी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो आप इनको सॉल्व करो, स्लाइड नेक्स्ट पे आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। फिर आ जाओ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से मोटा मोटा आपका एक सेटिस्फैक्टरी अप्रोच आपकी डेवलप हो जाएगी। अगेन वही बात कि कैसे हमें यहां पर चीजों को चैलेंज करना है। तो डिसेबिलिटी को है, इनको आप डिफाइन करो, जेंडर बायस को आप साथ में हाईलाइट करते चले जाइए, है ना। फिर उसके बाद में जो आप अपनी पॉइंट हाईलाइट करें, उनमें आप ये बताओ कि क्या अभी तक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। फिर बताओ कि क्या चैलेंजेस हमारे पास में अभी भी बने हुए हैं। और फिर आप बता सकते हैं लास्ट में कि क्या वे फॉरवर्ड है। और कंक्लूजन में अमर्त्य सेन जी का जो कोट है वो आप डाल करके अपना आंसर पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, कंक्लूजन मैंने बताया ना कि हमें यहां पर जरूरत ये नहीं है कि हम केवल बैरियर्स को हटा दें, हमें यहां पर इनेबल भी करना है कैपेबिलिटीज को। बाकी देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार प्रीएम्बल से लेकर के शुरुआती फेज की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इक्वालिटी, डिग्निटी, सोशल जस्टिस, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये इंक्लूडेड है। तो जब हम चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, तो हम कैसे जो स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। CWSN को अटेंशन देना जरूरी है। चले नेक्स्ट आर्टिकल पे। अ ग्रोथ स्टोरी दैट नीड्स वुमेन एट वर्क, जीएस पेपर 3 के आर्टिकल को टॉपिक के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो, फीमेल वर्कफोर्स क्राइसिस की हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। चलो देखो, आज अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो डेटा गवर्नमेंट का शो करता है 6.2%, पर राइटर यहां पर बोलना चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चरली अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 4.5% से ज्यादा नहीं दिखाई पड़ती। दूसरा, बेरोजगारी की जब बात आए तो 2012 से लेकर अभी तक लगभग 14 सालों में बेरोजगारी लगभग डबल हो गई है। इसके अलावा सवाल यह आता है कि ये डबल बेरोजगारी होना, जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी कम होना, ये क्या कारण है। इसके पीछे 2016 से 2020 के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो इंटरनली हुई हैं। एक्सटर्नली तो बहुत सारी हैं, हमें भी पता है, जैसे कि गल्फ वॉर हो गया, ये जो चल रहा है वेस्ट एशिया का, रशिया यूक्रेन क्राइसिस का चलता रहता है। लेकिन इंटरनली नंबर 1, 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, पैसे को बंद किया गया था, जो हमारी करंट बंद का मतलब लीगल टेंडर के तौर पे 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। नतीजतन जो एक सर्कुलेशन ऑफ मनी था, करेंसी था, वो मोरलेस एकदम से रुका। इसका असर पड़ा इनफॉर्मल सेक्टर पे।
दूसरा, जीएसटी 2017 में लागू हुआ, उसमें क्या है, बहुत सारी कमियां रह गई, जिसके इंप्लीमेंटेशन में कमी के चलते सबसे ज्यादा खतरा किसको और परेशानी किसको है, स्मॉल एंटरप्राइजेस को। और जो लोन लेने के लिए हम ज्यादातर एनबीएफसीज के पास में जाते हैं, उनमें भी कई क्राइसिस आए, कई कंपनियां बर्बाद हुई। तीसरा क्राइसिस। और चौथा, कोविड 19 ने रही सही में जो हमारी लोकल प्रोडक्शन चेन थी उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया। ये चारों शॉक्स ने बैक टू बैक जो है वो पूरी इकोनॉमी को एक बार हिला करके रख दिया। अब यहां पर राइटर्स हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इन चारों के चलते क्या देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रक्चरल रिवर्सल। कैसे कि जॉब करने के लिए जब लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज की तरफ मूव कर गए थे, शहरों में आकर के काम कर रहे थे, उनको मजबूरन यू टर्न लेकर के वापस गांव में जाना पड़ेगा और अपनी सबसिस्टेंस की जो अपनी खुद की फैमिली को नीड्स को फुलफिल करने के लिए खेती के लिए दोबारा गांव में जाना पड़ गया। और इसको आप यहां से भी देख सकते हो कि जब हमारी इकोनॉमी की कैलकुलेशन करते हैं तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स की, और उसमें जब हम मैन्युफैक्चरिंग को हम इंक्लूड करें तो मैन्युफैक्चरिंग का जीवीए लगातार डिक्लाइन होता हुआ हमें दिख रहा है। तीसरा, एग्रीगेट डिमांड लगातार घट रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में इनकम नहीं है तो फिर वो डिमांड नहीं कर पा रहे, डिमांड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे हम सोच सकते हैं कि ये ग्रोथ रेट और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये सारे पॉइंटर्स हमें शो करते हैं कि एग्जैक्टली क्या अभी सिचुएशन चल रही है। अब सवाल ये आता है क्या किया जाए। देखो, हमारे देश में 50% के लगभग पॉपुलेशन किसकी है, वुमेन, फीमेल। तो क्यों ना हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहां राइटर्स 10:2 फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर 10% के हिसाब से भी महिलाओं का वुमेन ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो आप मान के चलो जीडीपी में आपको 2% के लगभग डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि जो हम टारगेट चाहते हैं विकसित भारत बनाने के लिए 8 से 9% एनुअली, तो उसमें वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा हो जाता है। बोलो, उस पर काम हमें करना होगा। अब सवाल ये आता है कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखो, पहली चीज तो लेबर सप्लाई एक्सपेंशन होगी। क्यों? जब महिलाएं पेड वर्क में काम करेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी का इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, कंजम्पशन मल्टीप्लायर। महिलाएं अगर कमाएंगी तो घर की इनकम बढ़ेगी, घर की इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो इकोनॉमी के लिए पुश है कि नहीं। तीसरा, ह्यूमन कैपिटल आपका ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक महिला के पढ़े लिखे होने का फायदा यह होता है कि आने वाली जनरेशंस पढ़ लिख जाएंगी, और एक मेल जो होता है उसकी पढ़ाई का मतलब एक इंडिविजुअल की पढ़ाई हो रही है। तो यहां पर मुद्दा क्या रहा है कि ऑटोमेटिकली जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी और उनके पास में थोड़ा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी तो बच्चों को न्यूट्रिशन, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उन पर भी वो इन्वेस्ट करेंगी, तो ऑटोमेटिकली आने वाली जनरेशन हेल्दी होंगी कि नहीं। फिर नेक्स्ट फायदा, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। ग्लोबल नोबल लॉरिएट नाम है क्लॉडिया गोल्डिन। उनका यह कहना है कि जेंडर डाइवर्स वर्क प्लेसेस जो होते हैं जहां पर मेल और फीमेल मिलकर के साथ में काम करते हैं, वहां पर बोल रहे प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क वो भी बहुत अच्छी आती है, अकाउंटेबिलिटी भी एक दूसरे की सेटल होती रहती है। तो एक कंपटीशन और एक एफिशिएंसी वर्क प्लेस में ऑटोमेटिकली लाने के लिए ये एक पॉइंट है। सो द पॉइंट इज कि ये चीजें करेंगे महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने से तो कितने बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे पास में इसका कोई पुख्ता सबूत है। आंसर है इंडियन एविएशन। दुनिया में कॉमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाने वाली बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं और हर देश के पास लगभग लगभग अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट्स का मैकेनिज्म है। बड़े देशों की अगर बात करें, उनमें अगर हम इंडियन कॉमर्शियल पायलट्स की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा इंडिया में विमेन पायलट्स देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया के कंपैरिजन में 15%। तो ये सीधा शो करता है कि जब हमारे कॉमर्शियल आप कह सकते हो कि फ्लाइट्स का जो काम है वहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन अगर अच्छा काम दे रहा है तो इस पे तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि क्या प्रोडक्टिविटी पे असर होगा। इसके अलावा यहां पर जो क्लॉडिया गोल्डिन, ठीक है, जिनको नोबेल अवार्ड मिला है, उनका एक कॉन्सेप्ट यहां पर कोट कर रहे हैं राइटर, दैट इज यू शेप्ड कर्व। जनरली क्या देखा जाता है कि हम अगर मोटा मोटा देखें ना
तो यू शेप के अंदर ही हमारे पास में इकोनॉमी में एक विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो दिखता है। कैसे? यू का मतलब आप शुरू करो यहां से, हायर नोट से। हायर नोट का मतलब हो गया कि जब महिलाओं के पास में एजुकेशन लेवल अच्छा खासा नहीं है और वो गांव में रह रहे हैं और वो मैनुअल एग्रीकल्चरल लेबर में लगे हुए हैं, तो हाईएस्ट पार्टिसिपेशन उनका आता है। फिर उसके बाद में जैसे ही थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हल्का फुल्का डेवलपमेंट होता है, सिक्स्थ पे कमीशन लगता है, पैसा थोड़ा ज्यादा आने लग गया फैमिलीज में, तो महिलाओं का एजुकेशन में तो एनरोलमेंट बढ़ गया, लेकिन जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन था ना, वो थोड़ा सा एग्जिट होने लग गया कि चलो ठीक, अब घर में इनकम ही होने लग गई तो महिलाओं को साइड कर देता है। अब ऐसे में ये एजुकेशनल एम्पावरमेंट के चलते और महिलाओं के जो मैनुअल लेबर में पार्टिसिपेशन था वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। फिर थर्ड फेज में क्या होता है जनरली कि जैसे ही महिलाएं पढ़ लिख लेती हैं, उनके पास में प्रोफेशनल डिग्री और अच्छी खासी स्किल्स होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिर व्हाइट कॉलर में हायर परफॉर्मेंस देती हैं। तो बोले ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, इसको यू शेप कर्व के नाम से हम जानते हैं। लेकिन सच बात क्या है कि इंडिया में फर्स्ट और सेकंड फेज वाला पोर्शन है वो तो अच्छे से हो गया, लेकिन थर्ड फेज जो था वो अभी एक्सपेंड हम मटेरियलाइज नहीं कर पाए। सिंपल है कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी महिलाओं को लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिल रहा है या फिर उनके लिए स्पेस नहीं क्रिएट हो रहा। नतीजा ये हो रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम आ सकती थी वो नहीं आ पा रही है। ठीक है, आप खुद देख लो, 30% के लगभग विमेन, ये फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, केवल 30%। सऊदी अरब और यमन के बराबर स्टेटस है ये हमारा, तो आप समझ सकते हैं। फिर बाद में आती है 2020 के बाद में। 2020 के बाद में कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ जी, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो राइटर यहां पर बोल रहे हैं जी, जब कोविड आया था ना, तो लोगों को शहर छोड़ के गांवों की तरफ जाना पड़ा था, और वहां पर जाते ही सबसे पहले तो उन्होंने वही खेत वापस संभाले। दूसरा चीज क्या है कि आज अगर कोई जॉब कर रही है महिलाएं, तो बाई चॉइस या फॉर फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से नहीं कर रही हैं, वो कर रही हैं मजबूरी में। उनको अपनी खुद की इकोनॉमिक डिस्ट्रेस दिख रही है परिवार की, उसको फुलफिल करने के चक्कर में वो लगे हुए हैं। तो ये एक सिनेरियो यहां पर आ रहा है। तो हमारे यहां पर अनपेड फैमिली लेबर और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ये दो बहुत बड़े कारण हैं जिनके चलते महिलाओं का काम करना इतना ज्यादा इफेक्टिवली आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो ये हमें यू शेप कर्व का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि जॉब मार्केट किस तरीके से ऑपरेट करता है। देखो, हमारे यहां पे इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है, ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार पहले, कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो जॉबलेस है। अब वो कैसे है? क्योंकि हमारे यहां पर जो पैसा इन्वेस्ट होता है ना, आप देखो इंडिया का ग्रोथ पैटर्न कैसे स्ट्रक्चरल कमी है। हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इनमें लेबर फोर्स तो कम होती है, सारा का सारा ऑनलाइन काम हो रहा है या सॉफ्टवेयर बेसिस पे काम हो रहा है, तो कम लेबर फोर्स के चलते प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न कर लेती हैं ये कंपनियां जो आईटी में, फाइनेंस में, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग में, इनमें काम करते हैं। तो कम जॉब और हाई प्रॉफिट, और यही फिर इकोनॉमी को इन्फ्लेटेड दिखाती है कि अजी देखो इकोनॉमी कितनी ज्यादा चली गई, ये देखो बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी ग्रोथ दिखा रही हैं। लेकिन सच बात क्या है कि जहां पर ज्यादा लेबर फोर्स काम करती है, जैसे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट, यहां पर एम्प्लॉयमेंट 2013 से 2019 के बीच में लगातार गिरा है। हां, 2022 के बाद में थोड़ा सा फिर भी राइज देखने को मिल रहा है, लेकिन 2019 के में आप देखोगे ना, तो 2004 के कंपैरिजन में कम लेबर फोर्स काम करती दिखी है मैन्युफैक्चरिंग में, और उसमें महिलाओं पर ज्यादा असर आया है। अब आप समझ जाइए इस बात को। इसके लिए हमारे पास में एक अच्छा केस स्टडी है, वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 5 से 6% ही रहते हैं, लेकिन आप देखो वहां पर फीमेल फैक्ट्री वर्कफोर्स कितनी है, 40%। और उसमें भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि तिरुपुर या कोयंबटूर में ऑपरेट कर रही है, या फिर आप देखते हो पेरिम्बुदुर, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो फॉक्सकॉन की कंपनी लगी हुई है, वहां पर भी फीमेल को ही ज्यादा वहां पर मौका मिल रहा है काम करने का। तो आप सोचो कि जब एजुकेशन लेवल ज्यादा हो, सेफ स्टे पॉसिबल हो सके, सेफ कम्यूटेशन पॉसिबल हो सके, आना जाना आसान हो, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा कि नहीं? तो बोले ये चीज ही तो हमें करनी है पूरे देश में। अब समस्या कहां है? हिंदी बेल्ट में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट केवल 15%। तमिलनाडु में कितना जा रहा है? 40%। हुआ कि नहीं नॉर्थ साउथ डिवाइड ऑटोमेटिकली?
और हमारे यहां पर लगभग 100 मिलियन यंग वुमेन नीट कैटेगरी में आती है। नीट का मतलब ये मत समझना प्रोटेस्ट वाला, नीदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन नॉर ट्रेनिंग कैटेगरी। तो यहां पर हमें स्किल सेट इंप्रूव करना होगा एजुकेशन देने के साथ साथ में। फिर देखो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलता है। अब सवाल ये आता है कि अभी तक हमने जो चीजें की है उनमें और क्या काम किया जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम हम सॉर्ट कर सकें। तो देखो एक और एक्सपर्ट है जायन जोस थॉमस, उनका ये कहना है कि इंडिया का ग्रोथ मॉडल है वो एक एक्सक्लूसिव क्लब के तौर पे दिखता है। मतलब कि कैपिटल तो अच्छी खासी लगा दी जाती है वेल्थ बनाने के लिए, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन सच बात यह है कि जो प्रॉपर जॉब क्रिएट होने चाहिए उस पर इंडिया में काम कम किया जा रहा है, ध्यान कम दिया जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोट है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। अब क्या किया जाए, तो 4 स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस की यहां पर बात हो रही है। पहला, शिफ्ट टू लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको बताऊं 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, उसमें भी ये कहा गया था कि लेदर गारमेंट्स अपैरल सेगमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। आज तक भी वही बात हाईलाइट हो रही है। दूसरा, सेफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तमिलनाडु मॉडल को हम अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सीधी बात है, महिलाओं को जब बच्चे लेकर के आना हो तो उनके बच्चों को वहां पर टेक केयर करने के लिए क्रैच फैसिलिटी दे दी जाए, है ना, चाइल्ड सेंटर खोले जाए, चाइल्ड केयर सेंटर, तो ऑटोमेटिकली महिलाएं वहां पर काम आके करेंगी। जेंडर इक्वल ह्यूमन कैपिटल, हिंदी बेल्ट वाले रीजन में जहां पर 15% ही वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन आ रहा है महिलाओं का, उसको हमें आगे लाने की जरूरत है। सिंपल है कि आज हमारे पास में यंग पॉपुलेशन है तो उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं ना, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बने इसके लिए हमें इन सॉल्यूशंस पे काम करना होगा। ऑटोमेटिकली 10% वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन राइज करेगा तो जीडीपी पर 2% का असर पड़ेगा, सीधी बात यह है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जिनको हमने बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ये प्रीलिम्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से बताओ डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है, अच्छे से ध्यान से, है ना। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, है ना, जो दिख लगता है रोजगार तो चल रहा है लेकिन है सच में कोई इफेक्टिव आउटपुट आपको दिख नहीं रहा। बताओ क्या जाएगा इसका, एकदम बेसिक क्वेश्चन है आपका। फिर आ जाता है आपका मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहां पर 2023 में पूछा हुआ है, 2021 में, ये इश्यू हमेशा रेलेवेंस में रहता है ना। तो ये आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया है इसके पॉइंट को वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन, जीडीपी ग्रोथ, इन पे कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कोट करके अपनी बात लिख सकते हैं। ठीक, चलो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको यू शेप कर्व का कॉन्सेप्ट बताना है, मैंने आपको अच्छे से समझाया, यूज करना उसको, है ना। इन लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एनालाइज द इंडियाज पास्ट 2020 सर्च, वो 4 जो मेन चैलेंजेस हैं जिनके चलते प्रॉब्लम आई थी, है ना, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इनको आप कोट करके हुए अपने जरूर बताएंगे, कोविड को भी कोट करेंगे। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को शो करता है, किस तरीके से हम स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकते हैं, सजेशन वो चारों के चारों। तो एक प्रॉपर मैनर में इंट्रोडक्शन दो, बॉडी दो, बॉडी के अंदर आप बता सकते हैं कि कितना पार्टिसिपेशन आ रहा है, तमिलनाडु मॉडल को जरूर कोट कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर पर है, 250 वर्ड्स आराम से मिलेगा आपको स्पेस, अच्छे से आप अटेम्प्ट करो, है ना। और कंक्लूजन में हमें वो देना ही है जो यहां पर हमने कोट याद देखा था, कोट अच्छे से देख लेना आप वो, ठीक है, क्योंकि वो कोट हमें हेल्प कर देगा, जायन जोस थॉमस का। समझ गए बात को, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मस्ट लुक सीवर्ड। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो मैंने बताया कि हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से निकल रहे हैं, कभी गल्फ ऑफ एडन से निकल रहे हैं, तो उन पे वहां पे हो रहे हैं अटैक्स। अब होता क्या है कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पनामा के झंडे वाला जहाज, है ना, फ्लैग कहां का है जी, पनामा का, और वहां पर इंडियन क्रू मेंबर्स हैं वो काम कर रहे थे, उस पर अटैक होने के चलते कुछ लोगों की जान चली गई, या फिर उस जहाज को सीज कर लिया गया यूएस नेवी, यूएस की आर्म फोर्सेस के द्वारा या फिर ईरान की आर्म फोर्सेस के द्वारा। तो ये सिनेरियो समझ में नहीं आता क्या, मतलब आपको डाउट क्रिएट नहीं करता कि यार फ्लैग तो पनामा का बता रहे हैं और ये पकड़ लिया इंडियंस को, ये चक्कर क्या है। तो देखो इसके पीछे पूरा क्लैरिटी आज आपके अंदर बन जाएगी। देखो होता क्या है
कि हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के जो नंबर प्लेट वाली बसें हैं ना, जो टॉप बसें चलती हैं, वो बहुत दिखेंगी आपको। क्यों जी? क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन होता है कॉमर्शियल व्हीकल्स का, और बहुत आसानी से डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं। यही कॉन्सेप्ट आप इन शिप्स के ऊपर अप्लाई करो, जिसको फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस के कॉन्सेप्ट के तौर पे देखा जाता है, जिसमें आपको पनामा, लाइबेरिया, मार्शल आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स जहां पर टैक्स बहुत कम लगता है, लेबर लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, वहां का रजिस्ट्रेशन कराती हैं ये शिप कंपनियां, और अपने जहाजों को फिर यूज करती हैं बड़े बड़े कॉमर्शियल कंसाइनमेंट्स को इधर उधर लाने में। इसकी शुरुआत 1920s में हो गई थी, जब यूएसए के क्रूज शिप्स ने पनामा में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराया और फिर अल्कोहल का ट्रांसपोर्ट इंश्योर किया यूएसए में, जब यूएसए में अल्कोहल को बैन कर दिया गया था। अब आप सोचो, शुरुआत 1920 की और अभी इसका बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। लगता ना एक बहुत बड़ा लीगल ब्लैक होल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सारे देशों को मिलकर के काम करने की जरूरत है, लेकिन नहीं, सब अपने अपने फायदे में लगे रहते हैं। अब देखो होता क्या है कि हमारे यहां से जो इंडियन सेलर्स हैं, उनको रिक्रूट तो किया जाता है मुंबई से, फिर वो किसी एक कंपनी में जाकर के काम करेंगे सिंगापुर की, फिर जिस कंपनी में काम करेंगे उस कंपनी के जहाज हैं, उन जहाजों पर झंडा लगा हुआ है पनामा का, वो फिर तेल लेकर के जाएंगे कुवैत से और उन पे अटैक हो रहा है ओमान की कोस्ट पे। अब आप एक चीज बताओ, इतने देशों की ज्यूरिसडिक्शन है, आप अपने किस हाई कमिश्नर को या एम्बेसडर को तलब करेंगे या इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे कि हमारे इतने सी फेरर्स, जहाज कर्मी, है ना, पानी के जहाज कर्मी, वो समस्या में, और उनको जाकर के आप हेल्प करो? कर पाएगा कोई? तो समस्या यही आ रही है कि किसी एक कंट्री का या एक कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन ना आने के चलते हम चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रहे। जबकि हमारी एम्बेसीज होती हैं, वो क्या होती हैं? फिक्स्ड नेशनल बॉर्डर के अंदर, कि हाँ, ईरान के अंदर हमारी एम्बेसी है, ओमान में हमारी एम्बेसी है, वो अपना काम करेंगी। लेकिन इस तरीके की ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन होंगी तो ईरान वाले को कहोगे या ओमान वाले को बोलोगे या फिर कुवैत वाले को बोलोगे? कैसे होगा ये काम? यही चीज यहां पर राइटर हाईलाइट कर रहे हैं कि थोड़ा सा सी वर्ड भी हमें सोचने की जरूरत है। समझ गए होंगे आई होप आप बात को। अब हम समझते हैं ग्राउंड रियलिटी। देखो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो जून 2025 का डेटा ये कहता है कि लगभग 3.2 लाख इंडियन सी फेरर्स, जहाज कर्मी काम कर रहे हैं जहाजों पर, जो कि 2014 के कंपैरिजन में लगभग लगभग 3 गुना है। और दुनिया में सबसे एक नंबर पे आता है फिलीपींस, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे चाइना। अब आप सोच सकते हो कितने लोग, कितना 12% मार्केट शेयर है इंडिया का। ह्यूमन कॉस्ट की बात करें, अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनमें 14 इंडियंस की डेथ हुई है, जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ इजराइल और यूएसए के द्वारा। उसमें 8 सेलर्स थे, कुछ जो कि कॉमर्शियल वेसल्स पे जा रहे थे। अब आप सोचो कि कोई इंडिविजुअल की जॉब लगी है, वो जॉब ले रहा है एक वाणिज्यिक जहाज पे काम करने के लिए, लेकिन उस पे अटैक हो गया, तो क्या वहां पर कॉम्बेटेंट की तरह काम करेगा? वो हथियार उठाएगा? नहीं ना, वो तो अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन काम करेगा। और इतना ही नहीं, 2025 में 1150 इंडियन सी फेरर्स को अबंडन कर दिया गया। अब आप सोचो कि आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कमर्शियल बसों में, मिनी बस में, सिटी बस में बैठते हैं तो एकदम से एक इंडिविजुअल बैठता है कि हाँ जी मुझे यहां से यहां तक जाना है, और उसकी थोड़ी कहासुनी हो जाती है या तो बस कंडक्टर या ड्राइवर से, तो फिर उसको निकाल दिया जाता है, निकल यहां से, तो बाहर जा, बाहर जा, तेरा कोई काम नहीं है यहां पर। सोचो, एक शिप वॉयस पर एक बंदा अपनी फैमिली को छोड़ करके बैठा है और उसको फिर वहां से एकदम से कह दिया जाए कि नहीं उतरो उतरो, हो गया तुम्हारा, यहां से कोई लेन देन नहीं है। उस बंदे को एकदम से आप किसी तीसरे ही देश में ले जाकर के उतार देते हो, या तो किसी पोर्ट पर उतार देते हो या फिर क्रू मेंबर्स को के साथ कह देते हो कि उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। वो कितना ट्रॉमेटाइज्ड होता होगा। ये हालात अभी के टाइम पे शो कर रहे हैं क्या हालात अभी बने हुए हैं। तो स्ट्रक्चरल मिसमैचिंग जो है वो हमें दिखाई पड़ रही है। तो क्या जरूरत है कि जब विदेशी धरती पर किसी भी भारतीय को समस्या आती है तो हमारे यहां पर कमिश्नर या फिर जो एम्बेसडर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको काउंसिल करे, उनको कांटेक्ट करे, इंडिया के कॉमर्शियल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, इंडियंस की प्रोटेक्शन करे। तो यहां पर तो कोई एक कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन आ नहीं रही। तो एक काम करिए कि यहां पर हमें एक क्लब मैनर में काम करने की जरूरत है, इकट्ठा करते हुए काम करने की जरूरत है। मतलब अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में काम करने वाले जो हमारे एम्बेसडर्स हैं
वो तो देखो यहां पर एप्लीकेबल होंगे नहीं, तो क्यों ना एक हम सी फेरर्स के लिए या जो सी के लिए हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए उसको हम ग्लोबल लेकर के जाए। अब ये बात आती है कि कहां कहां पर अभी चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। एक तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन 2024 से ही स्टार्ट हो गया था, जब हूतीज में इन्होंने यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज लेटेस्ट आपको पता है अभी चल ही रहा है, वहां से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन होती है, उसमें सप्लाई पास होती है, इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। ब्लैक सी वाला रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी लगातार चालू है, 2022 से चालू हुआ था। तो आप पॉइंट देखिए कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो क्या हमें यहां पर सही काम नहीं करने होंगे, अप्रोच हमारी चेंज नहीं करनी होगी? क्या इंडिया ने कुछ किया? देखो कुछ चेंजेस हमने किए हैं। जैसे एक तो जुलाई 15 को हमने ये कह दिया कि अब ये जो एजेंसीज हैं इंडियन सी फेरर्स को लेकर के जाती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू अपने ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाती है, बोलो वहां पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल ने अगर कुक के तौर पे अगर किसी जहाज में काम करना स्टार्ट किया है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो हथियार उठा करके वहां लड़े। समझ गए? तो ये पॉइंट आप समझ जाइए कि अब नए रिक्रूटमेंट उनमें तो नहीं हो रहे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू जाते आते जहाज हैं। इसके अंदर भी हमें थोड़ा टेक्निकल पैराडॉक्स देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल पैराडॉक्स देखने को मिलेगा। कैसे? आप देखो कि एक इंडिविजुअल, इस पॉइंट को केवल समझना है कि कैसे एक इंडिविजुअल खुद और उसकी फैमिली ट्रॉमा में रहती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से कोई जहाज निकल रहा है, घर वाले देख रहे हैं कि ट्रांसपोंडर जो है वो रडार के थ्रू, आपको पता है ये आपको रडार का मैकेनिज्म पूरा किस तरीके से ट्रेसिंग करी जाती है, रडार के थ्रू देख रहे हैं कि हाँ जहाज यहां पर डॉट की तरह चल रहा है, चल रहा है, हाँ जी मेरा बेटा चल रहा है, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। इतने में पता पड़ता है कि वो डॉट एकदम से रुक गया या गायब हो गया। फैमिली के पास में कोई कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, बस वहां पर ट्रॉमा स्टार्ट। ये चीज जो है ये हमें समझनी होगी। अब आपको दिमाग में आ रहा हो कि फोन क्यों नहीं है उनके पास में? देखो सैटेलाइट फोन एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी इन जनरल देखें तो सी फेरर्स, लेबर, उनको कौन सैटेलाइट फोन देने वाला है? वहां पर तो वही बात है कि जहाज के सिग्नल को ही ट्रेस करके घर वाले आइडिया लगा लो कहां पर है। समझ गए? अब देखो क्या इसमें कोई सॉल्यूशंस पे काम किया गया? जी बिल्कुल, हमने 3 पिलर सी फेरर फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पे काम किया। क्या क्या? फर्स्ट, सी फेरर फर्स्ट डैशबोर्ड हमने डेवलप किया गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव, जो कि एक रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है, जहाज कहां पर है उसका एग्जैक्ट आइडिया इमीडिएटली पता पड़ जाए, कहीं पर कोई चैलेंज आए तो उस पर काम किया जा सके। लाइजन ऑफिसर बनाने की बात हुई है, इसका मतलब एक डेडिकेटेड ऑफिसर, जब भी किसी जहाज पे कोई चैलेंज आए, मान लो अभी लेटेस्ट आज सुबह ही एक अटैक फिर से हुआ है, ठीक है, जिसमें इंडियन सी फेरर्स थे, ठीक। पॉइंट इज कि अगर अटैक हो गया तो वहां पर फैमिली वालों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देने के लिए डेडिकेटेड ऑफिसर का प्रोविजन। और तीसरा, वेसल ब्लैक लिस्टिंग, ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के अंडर काम करते हैं, उनके द्वारा ये गाइडलाइन इशू की गई है कि कुछ ऐसे जहाज हैं जिनका पास्ट में रिकॉर्ड उठा करके देखा तो जो इंडियन सी फेरर्स हैं, ये लेबर जो काम करती है, उनको बीच में ही छोड़ दिया गया। जैसे मैंने बताया ना, किसी पोर्ट पे उतार दिया, जैसे बस में से उतार देते हैं चलते ही, वैसे कर दिया। तो इस वजह से बोला अब इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब कोई भी सेलर या सी फेरर अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में जाए तो कम से कम देख ले कि कौन सा ब्लैकलिस्टेड और कौन सा नहीं है। इसके अलावा 2 क्रिटिकल राइट्स को भी यहां पर इंश्योर करने का काम होता है। एक तो राइट टू नो, एक राइट टू रिफ्यूज। राइट टू नो का मतलब कि कौन से जहाज आपके लिए सेफ है, कौन से नहीं, जानो और फिर आगे बढ़ो। और राइट टू रिफ्यूज, अगर किसी जहाज के कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर बताया गया था कि वो सेफ है लेकिन उसको खतरे वाले एरिया से ले जाने की बात हो गई, तो उसी टाइम पर जो सेलर होगा, जो सी फेरर होगा, वो वहीं पर अपने घर पे आने के लिए कह सकता है बिना किसी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल पेनल्टी के। क्यों? क्योंकि उसके साथ वहां पर चीटिंग की गई है। तो राइट टू नो और राइट टू रिफ्यूज का प्रोविजन है। फिर बात आती है, क्या हमारे यहां पर कुछ इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जो कि इस तरीके के प्रोविजंस को, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? मैंने बताया टेरिटोरियल एस्पेक्ट का तो चैलेंज है, तो क्यों ना हम हमारे खुद के जो ये बड़े पोर्ट्स है ना, जैसे सिंगापुर पोर्ट हो गया, रोटरडैम हो गया नेदरलैंड्स का, यहां पर अगर हम मैरीटाइम स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर दें जो कि कंबाइंड मैनर में काम करें ग्लोबली, जो भी इंडियन सी फेरर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना अच्छा हो सकता है। और क्या किया जा सकता है सोल्यूशन के तौर पे वे फॉरवर्ड में? और सोल्यूशन आप क्या दे सकते हैं? हम मिनी लेटरल क्रू सप्लायर कोalition बना सकते हैं। क्यों? दुनिया में, मैंने अभी हमने बात की सबसे बड़ा
क्रू सप्लायर कौन है जहाजों में? फिलीपींस। दूसरा इंडिया, और तीसरा कौन आ गया आपका? चाइना। तो यहां पर इंडिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ मिलकर के, इंडोनेशिया फिर उसके बाद में और बड़ा एक सप्लायर है, तो साथ मिलकर के क्यों ना हम हमारा एक कार्टेल क्रिएट कर लें, ठीक है ना, जिससे कि ऑटोमेटिकली हम प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कंट्री की अगर जुरिस्डिक्शन में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो कंबाइंडली हम हमारा एक कार्टेल बना सकते हैं। साथ में आईएमओ जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मोर और लेस ग्लोबल शिपिंग सेफ्टी, नेविगेशन रूल, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड सेट करता है। और आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन साइन हो रखा है 2006 में, जिसको बिल ऑफ राइट्स फॉर सी फेरर भी बोला जाता है। इन दोनों को हम अप्लाई करवा सकते हैं। सिंपल बात है कि प्रॉपर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने के लिए इंडिया अकेला ना जाकर के अगर कंबाइंडली जाएगा एक मिनीलैटरल अप्रोच पे, तो बात में दम आएगा। इसमें हम डिमांड कर सकते हैं मैंडेटरी रिपैट्रिएशन स्टैंडर्ड्स की, स्वदेश वापसी के लिए एक स्टैंडर्ड सेटअप कर दिया जाए। मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन की प्रोविजन की बात कर सकते हैं, और जो क्रू मेंबर ये सी फेरर्स को रोक रखा है, किसी ने कैप्चर किया हुआ, उसको हम छुड़ा सकें। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो हमारे पास में स्टैंडिंग मैरीटाइम कॉन्सुलर प्रोटोकॉल होने चाहिए। सिंपल बात है कि जिस तरीके से एक एक देश में हमने हमारी कॉन्सुलेट या हमारे खुद के एम्बेसीज खोल रखी है, एग्जैक्टली वही अप्रोच हमें अपनानी होगी। और ये एक टेरिटोरियल डिवीजन पे नहीं, हमें कंबाइंड डेवलपमेंट करना होगा। इसका मतलब एक डेडिकेटेड सेटअप डेवलप कर दिया जाए, जब कभी भी मैरीटाइम सी फेरर्स को अगर कोई चैलेंज आए तो वो एक्टिव होकर के जिन भी देशों के साथ एंगेज करना पड़े, मल्टीपल कंट्रीज के साथ, उनके साथ एंगेजमेंट इंश्योर की जा सके। तब जाकर के ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि पनामा के झंडे वाले जहाज पर अटैक हुआ और इतने इंडियंस मारे गए, और कहां पर कहां का माल कहां जा रहा था और वो सारी चीजें, तब हम हमारे लोगों की प्रोटेक्शन कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, ठीक है। ये आपके लिए कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है 2015 के पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन तैयार किया हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसको हमने अभी डिस्कस किया है, आप बता सकते हैं इसका आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका यहां पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। मुझे लगता नहीं आपको इसमें कोई डाउट आएगा, है ना। चलो, फिर आपका एक्सपेक्टेड मीन्स क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स रियलिटीज ऑफ ग्लोबलाइज शिपिंग कैरेक्टराइज बाय फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस में क्या चैलेंज आ रहा है वो आप बता देंगे ना, क्योंकि जुरिस्डिक्शन वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। किस देश का झंडा, किस देश के नागरिक वहां काम कर रहे हैं, कहां का माल कहां जा रहा है, अटैक कोई पांचवें देश में हो रहा है ना, वो बताओ। मैरीटाइम चौक पॉइंट्स को हाईलाइट करो, कौन कौन से चौक पॉइंट्स आप बता सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिवली जाना, ध्यान रखना, जिनमें हाईलाइट रहता है, जैसे सुएज कैनाल को आप बता सकते हो, बाबल मंदेब को बता सकते हो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप बता सकते हो, या हमारे पास में कुछ चौक पॉइंट्स हैं, ठीक है। किस तरीके से वहां, और ये जो सी फेरर फर्स्ट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है, हमने लिया है, उसके बारे में आप बताइए। और फिर कमियां जो है उनको सॉल्व करने के लिए कैसे हम एक, कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तौर पे एक प्रॉपर काउंसलर ही स्टैब्लिश कर दें कि आगे इस तरीके के क्राइसिस को हम टैकल कर सकें। तो आप इन चीजों को कोट करते हुए अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आईएमओ, आईएलओ, इनको आप जरूर से कोट करेंगे, ओके। चलो, इसके अलावा ये वोकेबलरी है, कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप जरूर देखेंगे। और ये फैक्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिए हैं, इनकी हेल्प ले सकते हो लेटेस्ट कोई मुद्दा आता है तो। जैसे प्रीवियसली 2025 में शायद इंश्योरेंस पे एक क्वेश्चन आया था, इंश्योरेंस पे, तो वो इंश्योरेंस कंपनियों का भी तो इसमें रोल आ जाता है ना, तो वहां पर भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, इस पर्टिकुलर सेशन में तो देखो हमारे इतने ही थे आर्टिकल्स। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।